जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा मैं ही अच्छा नहीं था। वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा थे, जिसके कारण क्लासेस आपके बाधित हुए। अब उम्मीद करते हैं कि आपके क्लासेस रेगुलर शुरू रहेंगे। और थोड़ा सा एक मैसेज अपनी टीम को हम ज़रूर देना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार के क्लासेस में कोई बाधा आती है, क्लासेस अगर बाधित किए जाते हैं या स्थगित या बंद किए जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारी टीम की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस अल्टरनेट ऑप्शन में कुछ एक्टिविटीज़ कराने का काम ज़रूर करें, जिससे हमारे भाइयों का समय वेस्ट ना हो, समय उनका बर्बाद ना, क्योंकि समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि आप अगर टीम में हो और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे एब्सेंस में नहीं कर पाते हो, तो शायद फिर टीम के होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए और इस पर थोड़ा सा संज्ञान आप लोग लीजिए, थोड़ा सा कोई स्टेप्स आप लोग लीजिए। आपके बीच वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका थोड़ा लाभ उठाइए आप। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक बायोलॉजी की परिभाषा को देखा था। उसके बाद मैंने एक वीडियो शायद आपको अपलोड नहीं किया गया होगा, क्योंकि अपलोड करने का जो टेक्निकल जो मेंबर था वो किसी काम से कहीं निकला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आज आपके वीडियो जो भी हैं वो भी अपलोड आपको कर दिए जाएंगे, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास अब बाधित नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पिछले क्लासेस की थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग पिछले क्लासेस में क्या हम लोग दिख चुके थे, तो हमने कहीं ना कहीं बायोलॉजी की परिभाषा हमने देखी थी, और इसके साथ फिर बायोलॉजी के ब्रांचेस वगैरह की हम लोग बात करेंगे। जो कि मैंने कहा कि अभी किसी प्रकार के क्लासेस आपके स्टार्ट नहीं हैं। ये छोटा सा एक डेमो व्यू आपको दिया जा रहा है, जिस बेसिस पर आप आगे के क्लासेस को डिसाइड कर सकते हो। अभी आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्त चलिए आज की इस क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि क्या हमें आज के क्लासेस भी हमारे माइंड पर अपना एक छाप छोड़कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग कुछ मिसलिनियस चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग कोरिलेशन को देखने वाले हैं कि कैसे किसी सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट से हम लोग जोड़ सकते हैं। और हमने कहा कि तभी आप ऐसा कर सकते हो जब आपके पास सभी सब्जेक्टों के अच्छे आपको नॉलेज होंगे, तो आप कोरिलेशन पर भी काम कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आप अच्छे से जाने का प्रयास कर सकते। चलो आज उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, कैसे कोरिलेशन करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ मिसलिनियस हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्त थोड़ा गौर कीजिएगा, आज हम लोग स्पोर्ट्स देखने वाले। तो दोस्त यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे स्पोर्ट्स में आप जब रेगुलर क्लास करोगे तो उस क्लासेस में आपको जो क्लास स्टार्ट किए जाएंगे तो ओलंपिक से स्टार्ट किए जाएंगे, और आपको बताया जाएगा कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कैसे हुई। ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको ये नहीं बताया जाएगा कि 2018 ओलंपिक खेल का आयोजन ये आपका शीतकालीन था या ग्रीष्मकालीन था। डायरेक्ट यहाँ से नहीं, आपको कोई भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हमने क्या कहा कि कैमरा पहले आपका बहुत पीछे होगा, उसके बाद धीरे धीरे उस कैमरे को आगे लेकर के हम लोग जाएंगे और चीज़ों को, फैक्ट्स को पूरी तरह से हम लोग जूम करके देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त अभी आपके इस खेलकूद टॉपिक स्पोर्ट्स से एक छोटा सा व्यू हम यहाँ पर आपको देने वाले, जो कि आपका कैमरा बहुत दूर है। रेगुलर क्लासेस में जब हम लोग जाएंगे तो दोस्त इसको बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा व्यू। और ये क्लास देने का मेरा एक ही पर्पस है, आप सभी जानते हो कि आपके क्लासेस में दिए जाने वाले फैक्ट्स क्या मेरे साथ साथ आपके माइंड पर भी रह पाते हैं या नहीं पाते हैं, इसका बस एक ही इस क्लास का उद्देश्य है। और हमने कहा है कि आपके जीके जीएस में किसी प्रकार के किसी फैक्ट्स को आपको माइंड पर प्रेशर करके याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी इस स्पोर्ट्स में हम लोग आज देखेंगे कि किस स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो कि लगभग कैंडिडेट जो है इस चीज़ को
रट्टा लगाते हैं, 2-3 बार रिवीजन करते हैं। हमने कहा कि मात्र हमारा एक क्लास एक बार देखो, उसके बाद आपको घर पर अलग से जीके जीएस पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त, हमने कहा कि हमारे क्लासेस कई बेसिस पर होंगे, है ना, एक्शन पर होंगे, ड्रामा पर होंगे, स्टोरी कहानी पर होंगे, है ना। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्त, ये हमारा ये जो आप एक्शन देख पा रहे हो, है ना, ये है बास्केटबॉल। और ये बास्केटबॉल के खेलने का तरीका ही आपको बताता है कि उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो ये बास्केटबॉल हो चुके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉलीबॉल। आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, वॉलीबॉल, है ना। ये क्या है, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, 1, 6। आपने क्या देखा, ये क्या था हमारा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, 5, 1 2 3 4 5। कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी। ये क्या था हमारा, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, तो वॉलीबॉल में हमारे 6 खिलाड़ी। समझ पा रहे हो। इसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा, आपने देखा होगा ऐसा रियल केसेस में कभी कभी हमने देखा है, या ऐसा बकवास करते हैं, मान लेते हैं, जब हमारे धोनी जी क्रिकेट खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा उस वक्त तक नहीं होता है जब तक साक्षी वहाँ पर स्टेडियम में ना हो। तो दोस्त, जैसे ही साक्षी को वो देखते हैं, पता नहीं कहाँ से एनर्जी उनके अंदर आता है और वो ले दनादन मतलब सारे बॉल बाउंड्री के पार। तो दोस्त, उस बेसिस पर उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर कहा, कौन साथ थी वहाँ, साक्षी। साक्षी क्या है, एक कन्या है, तो कन्या साथ। क्या है, कन्या साथ। जबकि आप कहीं ना कहीं, आप जब इतिहास हमसे पढ़ोगे तो इतिहास में मैं आपको पूरे प्राचीन इतिहास में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, सारे वंश लगभग आपको समाप्त किए जाने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रिक पर हम लोग बात करेंगे। वो ट्रिक कौन सी होगी, हसीन। अभी मैं इस पर ज़्यादा कोई बातें मैं नहीं बोल सकता, परंतु यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये जो भी आप ट्रिक देख पा रहे हो, इस ट्रिक को आपको डायरेक्टली ट्रिक नहीं बताया जाएगा, बल्कि इस ट्रिक से रिलेटेड कुछ कहानी बनाई जाएगी। उस कहानी पर इस ट्रिक को क्या किया जाएगा, कोरिलेट। क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि एग्जामिनेशन बहुत सारे ट्रिक आपके बीच अवेलेबल हैं, आपको बहुत सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाने वाले, पर ट्रिक को लेकर आप क्या कर सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, ट्रिक एट अ टाइम आपके एग्जामिनेशन में आपके माइंड पर नहीं आते, पर इसी ट्रिक को अगर आपके किसी स्टोरी, किसी कहानी से अगर लिंक कर दिया जाए तो मेरे दोस्त आसानी से उस ट्रिक को भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के समय विजुअलाइज किया जा सकता है। चलिए देखिएगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे क्लासेस में, उसको भी देखेंगे कैसे किसी ट्रिक को कहानी के माध्यम से ऐड करके हम लोग पढ़ें, उसका भी एक आपको डेमो जरूर देंगे हम। तो दोस्त, कनेवा साथ में हम लोग देखेंगे, क से कबड्डी, ने से नेटबॉल, वा से वाटर पोलो। मेरे दोस्त, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है। कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7। तो मेरे दोस्त, ये कौन सा खेल था हमारा, आपको बोलना है ना, बास्केटबॉल। ये हमारा कौन सा खेल था, वॉलीबॉल। कितने खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी, आपके नेटबॉल में कितने खिलाड़ी, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी, और एक क्वेश्चन पूछता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी हैं। तो ज़रा गौर करो मेरे दोस्त, एक है आपका वाटर पोलो और एक है आपका पोलो। तो ये लिखने का तरीका ही आपको बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हैं कितने हैं, और यही नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बताएंगे कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो वाटर पोलो में 7 और हमारे पोलो में 4। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हमारे कुछ और भी बहुत सारे खेल हैं। मैंने क्या कहा कि एक आपको व्यू यहाँ पर दे रहे हैं किसी चीज़ को कैसे अपने दिमाग पर हमेशा के लिए आप रख सकते हो। और मैंने कहा कि मेरे प्रत्येक वीडियो का एक ही उद्देश्य हो गया कि आप जो भी वीडियोस आप देखोगे, जो भी आप वीडियो को वॉच करोगे, तो मेरे दोस्त उस एक वीडियोस में जो भी फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, वो फैक्ट्स आपके वीडियोस ख़त्म होने के बाद वो सारे फैक्ट्स
आप अपनी जुबानी उसको रिकैप लगा सकते हैं। आपको किसी तरह के फैक्ट्स को याद करने के लिए माइंड को प्रेशराइज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त यहाँ पर हमने कहा कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, कितने खिलाड़ी थे? 7 थे। पोलो में कितने थे? 4 थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछता है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बोर्ड पर, अरे सर जी तो खा आपने लिख दिया है। तो मेरे दोस्त अब बताओ, ये खो खो हुआ ना, तो आपके खो खो के लिखने का तरीका ही आपको बताएगा कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बास्केटबॉल, यहीं पे, सॉरी बास्केटबॉल तो हमने देख लिया। बेसबॉल, तो बास्केटबॉल में आपने देखा कितने खिलाड़ी थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे बेसबॉल में, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपने फिर देखा, अरे ये तो फिर से मिस्टेक हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, इसके लिखने का तरीका ही आपको बताएगा कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है, बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या आपकी 9 है। बस थोड़ी देर के बाद रिकैप लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है ना, ये सारी चीज़ें मिटा देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये आप जाते हो, ये आप समझ पा रहे हो ये एक्शन किसका है? जिम। क्या जाते हो आप? जिम जाते हो, है ना। तो दोस्त अक्सर डोले शोले बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं डंबल का प्रयोग करते हैं, है ना। इस प्रकार की एक आकृति होती है और इसी को आप लेकर के क्या करते हो? ऐसे करते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप? जिम। क्या कर रहे हो? जिम कर रहे हो। तो जिम से होता है जिम्नास्टिक। क्या होता है? जिम्नास्टिक, है ना। तो आपसे पूछता है कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में कितनी होती है? तो दोस्त आप जब भी जिम शब्द को आप पढ़ोगे या जब भी जिम शब्द आपके सामने आएगा तो तुरंत आपका दिमाग इस जिम की तरफ जाएगा और जिम में आप अपने हाथ में क्या उठाए हुए नज़र आओगे? तो ये डंबल उठाए हुए आप नज़र आओगे। और इस डंबल को अगर मैंने ऐसे सीधा कर दिया तो मेरे दोस्त इसकी आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी। तो मेरे दोस्त जिम्नास्टिक में क्या है? ये जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती। कितनी होती है? 8 होती। यहाँ तक हमारे किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग मेरे भाई बात करेंगे हमारे आसपास के जो गेम हैं, जिनको हम खेलते भी हैं, जिनको अपनी नज़रों से हमने देखा भी है ना। तो दोस्त उन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। आप फुटबॉल की बात करते हो, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? 11 होंगे। आप बात करते हो हॉकी की, हॉकी में कितने होंगे? तो मेरे दोस्त हॉकी में भी 11 होंगे। तो हमने 3 खिलाड़ियाँ हमने लिया, एक हमने कहा क्रिकेट, एक हमने कहा फुटबॉल, एक हमने यहाँ पर लिया हॉकी। थोड़ा फीवर अभी भी है पर कोई नहीं, है ना। देखते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से लगभग बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्त क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, और एक बात और है कि आप वैक्सीनेशन से आप घबराइए मत, है ना। वैक्सीन से आप पीछे मत हटिए। कुछ लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन सही नहीं है, ये है वो है। तो आपको बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त, कोई भी एलोपैथिक आपकी मेडिसिन है, आप किसी भी वैक्सीन, आप एक छोटे से डेक्सोना को ही देख लो, अगर आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स को आप अगर रीड करोगे, आप नेट पर चेक कर लो, कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स किस मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के नहीं होते, सभी के होते, लगभग अप्रोक्सीमेट। कोई भी मेडिसिन आपका साइड इफ़ेक्ट लेस नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी को होते हैं क्या? नहीं। उस 100% में 1%, 2%, 3% की हम लोग यहाँ पर बात, मतलब मिनिमम, है ना। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि मेरा लगभग हर जगह यात्रा ख़राब होता है तो दोस्त यहाँ पर उस इफ़ेक्ट से भी हम बच नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब बिल्कुल ठीक है।
तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था वाटर पोलो में 7, अब पोलो में कितने? 4। उसी प्रकार से हॉकी में 11। और एक क्वेश्चन चुट्टा पूछता है आपसे जो आपको कंफ्यूज करता है। अब बिहार बोर्ड वाला लड़का यही करता है, अरे हॉकी हॉकी दोनों में देख लिया, मार 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 11 मार ऐसा ना करना। तो दोस्त आइस हॉकी, तो दोस्त आपको बताना चाहते हैं, आपने हॉकी देखा होगा, हॉकी का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। अब कुछ करना नहीं है, इस हॉकी के शेप को बस ऐसे पलट दो तो मेरे दोस्त ये ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 6 है, 6 है। यहाँ तक किसी दोस्त को, किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में वह कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो आपको हम बता देते हैं, उसमें एक प्रकार का ऐसा बॉल होता है और ज़रा गौर कीजिएगा, और इस बॉल को यहाँ दबा करके दौड़ना होता है, और उसके बाद जब वो खिलाड़ी कहीं गिरता है तो मेरे दोस्त उस पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक पर एक करके लग जाते हैं, और उसके बाद फिर नीचे से इस बॉल को निकाल करके लेकर के भागना पड़ता है। तो दोस्त इस प्रकार की बॉल की जो आकृति आप देख रहे हो, इस प्रकार का बॉल आपको जिस खेल में मिलता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे सर्वाधिक होती है, और उसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और ये कौन सा खेल है? तो भाई मेरे, ये है आपका रग्बी फुटबॉल। तो मेरे दोस्त आपको वेरिएशन पर ध्यान रखना है। देखो हॉकी में 11, आइस हॉकी में 6, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15। तो वह कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं? तो मेरे दोस्त रग्बी फुटबॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेनिस की, 1 या 2, कितने? 1 या 2, और एक स्कूनर वगैरह होता है, और भी कई सारे खेल हैं, उसकी हम लोग रेगुलर क्लास में बात करेंगे। तो दोस्त ये सारे खेल को हमने देख लिया। चलिए गौर कीजिएगा, मैंने जैसा ही कहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने माइंड को फोर्स करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। बहुत ही आसान होता है, यदि आप अपने पढ़ने का तरीका बदल दो तो सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रख सकते हो। जितना मैं बोल पा रहा हूँ, देखो बोलने के लिए कुछ नहीं, आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जा कर के आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल पा रहा हूँ तो आप नहीं। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जितनी अच्छी तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाता हूँ, अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न कोई पूछे दोस्त, अगर वो कोई एक प्रश्न पूछता है तो आप उसको पूरी टॉपिक को समझाने की कैपेसिटी रखते हो। ये उद्देश्य हमारी संस्था का होता है कि आप भी ऐसा कर सकें, है ना। अब ऐसा नहीं कि मेरी संस्था का उद्देश्य आपको टीचर बनाना नहीं, है ना। आप रिजल्ट लीजिए और इस भीड़ से पहले अपने आप को दूर कीजिए। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स को हमने देखा। अब आपका रिकैप लगाने का समय आ गया। ये क्या है हमारा? बास्केटबॉल। कितने खिलाड़ी? 5, है ना। आपको बोलना है, हम नहीं बोलेंगे। ये क्या है? खेल भी आपको बताना है, खिलाड़ी भी आपको ही बताना है ना। क्या है? वॉलीबॉल। कितने खिलाड़ी? 5, 1, 6। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्या साथ, मतलब कनेवा साथ। तो कनेवा में यहाँ पर आपने मेरे भाई देखा, कनेवा में आपने देखा क से कबड्डी, ने से नेटबॉल, वा से वाटर पोलो। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो गौर कीजिएगा, क से कबड्डी, ने से नेटबॉल, वा से वाटर पोलो, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी देखी मेरे भाइयों आपने? 7 देखी। तो वाटर पोलो में 7, जरा बताओ पोलो में कितने थे? तो पोलो POLO लिखने का तरीका ही आपको बता रहा था कितने खिलाड़ी हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात किए हमारे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी थे? तो हमने लिखा था बस बॉल, तो उसके लिखने का तरीका ही बता रहा था कि उसमें खिलाड़ी कितने हैं। खो खो, मैंने बोर्ड पर क्या लिखा था? खा खा, लिखने का तरीका बता रहा था कितने खिलाड़ी हैं। सबसे अत्यधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। कितने होते हैं? 15 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं।
जो हमारे आसपास के खेल हैं। हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। जबकि आइस हॉकी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हो? अब इसके बाद मेरे दोस्त कुछ यहाँ पे कपों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। बाकी जब रेगुलर क्लास होगा तो आपके जितने भी कप वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं, ट्रॉफी वगैरह दिए जाते हैं, जिस खेल में वो खेल किस देश से आया, वो कैसे आया, उसका इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के जरिए आपको एक रेगुलर क्लासेस में सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये सारी क्लासेस आपको दिए जाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको कहीं ना कहीं अपने रेगुलर क्लासेस के लिए आपको तैयार करना है। जैसे ज़रा देखो, जब आप एक नए मशीन की, जब आपको मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा दोस्त, जब आप न्यू कंप्यूटर की बात करते हो, जब कंप्यूटर बिल्कुल नया होता है तो उसके इंस्टॉलेशन के समय आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा, बस सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि आपके क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो आपको एक छोटे छोटे एक एग्जाम्पल या डेमो के तौर पर दी जा रही हैं, इस क्लासेस के दिए जाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। तो दोस्त, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है ह्यूमनवेयर। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखो, जब भी मशीन को अपने किसी कार्य के लिए आप यूज करना चाहते हो तो दोस्त वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हार्डवेयर वगैरह क्या, ये सब आपको बताएंगे। हार्डवेयर मतलब क्या? आपके कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप टच और वॉच कर सकते, जिसको आप छू और देख सकते हो, जो स्थान घेरता है वो हार्डवेयर है ना। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स आपके चलेंगे वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको 3 टाइप्स के मिलने वाले हैं। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब आपके सॉफ्टवेयर्स में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मशीन को कार्य करने के लिए रेडी करता है। जैसे आप किसी घोड़े को ले लो, अगर उस घोड़े के मुंह में लगाम नहीं लगाया आपने तो मेरे दोस्त वो घोड़ा फिर आपके काम का नहीं है, उसको आप अपने सही डायरेक्शन में नहीं चला सकते। तो आप जैसे ही उसको लगाम लगाते हो, इसका मतलब अब वो तैयार हो चुका है, वो घोड़ा आपके बस में है और उस घोड़े की लगाम आपके हाथ में, मतलब आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस घोड़े को आप लेकर जा सकते हो, है ना। और यही अगर आपने उस लगाम को निकाल दिया तो वो घोड़ा फिर आपके अकॉर्डिंग, आपके डायरेक्शन में, आपकी दिशा में नहीं जा पाएगा, वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो जस्ट उसी घोड़े की लगाम की तरह आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने किसी कार्य को कंप्यूटराइज करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको अपने अनुरूप चलाने के लिए मेरे दोस्त आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका एक सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना होगा। और अच्छे से हम लोग समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरियाँ होती हैं, है ना। CUI क्या होता है, GUI क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। OS क्या होती है, सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट उसी तरह से यहाँ पर OS, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का ये काम हम लोग करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी यूज़र की
रिक्वायरमेंट को कंप्यूटराइज फुलफिल करने में उसका हेल्प करता हो, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कोई कैंडिडेट इस कंप्यूटर पर मेरे भाई क्या करना चाहता है, तो अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहता है, तो बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन कर सके वैसा सॉफ्टवेयर उसको अपनी इस मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रत्येक यूज़र की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से वो अपने कामों को कंप्यूटराइज मेंटेन करना चाहते हैं। तो अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपर ने बहुत सारे अपने अपने अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप कर रखे हैं, और जिसको जिस काम को करना है उस काम से रिलेटेड जो उसका एप्लीकेशन है उसको परचेज करके अपने मशीन में क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। तो आपने देखा कि एक यूज़र की ज़रूरत को कंप्यूटराइज फुलफिल करने में जो एप्लीकेशन यूज़फुल होता है वो आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद आपने जो यहाँ पे डिटेल्स बनाए, जो आपने यहाँ पर डिटेल्स मेंटेन किए, जो आपने यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन किया है, अब उस अकाउंट्स को, उस फाइल को, उस फोल्डर को आप अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि आप अगर किसी बुक को, किसी किताब को, या जैसे कि आपने 10th क्लास में मान लो स्टडी की होगी, तो मेरे भाइयों आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए होंगे, रंग बिरंग पेन का आपने यूज किया होगा, बहुत ही बेहतर आपने नोट्स बनाया होगा। पर जैसे ही 10th क्लास आप पास करते हो, पास आउट होने के बाद मेरे दोस्त आपको उस नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप क्या करते हो, उसको रेक पर, ताक पर रख देते हो, और वही 2, 4, 5 साल के बाद जब आप उतारते हो तो इतना मोटा डस्ट मिलता है, और उसके बाद उस गर्दे के हटाने के बाद फिर आप उस पेज को पलटते हो तो आपको शॉक लगता है। कैसे शॉक लगता है मेरे भाई? तो आप देखते हो कि इतना मेहनत से जो आपने नोट्स बनाया था उसके कुछ पन्नों को दीमक खा चुका है। तो मेरे दोस्त, जिस तरह से आप अपने रियल लाइफ में दीमक को देख पा रहे हो जो आपकी मेहनत को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मेरे भाई वो दीमक की बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि मान लो भाई मेरे आपको मैंने दीमक कर दिया तो ला करके दीमक की दवा का छिड़काव यहाँ पर कर दो। जरा गौर करो, जिस तरह से आपकी रियल लाइफ में आप दीमक को देखते हो, जिस तरह से वो दीमक आपके कामों को क्या करता है, खराब कर देता है, चाट जाता है, उसको बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से उसी दीमक की तरह आपके इस मशीन में भी यहाँ पे कुछ वो दीमक होते हैं, और उन्हीं दीमकों को यहाँ एक अच्छी लैंग्वेज में मेरे भाई, एक अच्छे शब्द में वायरस कहा जाता है। तो ये वायरस से बचाने के लिए आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कई सारे दिखेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे, आने दो कंप्यूटर टॉपिक। तो दोस्त, आप अपने इस नए मशीन को सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, मतलब ये आपका जो घोड़ा है वो बेलगाम है, इसमें क्या करते हो, आप लगाम लगा करके उसको अपने सही दिशा में आप ले जा सकते हो। मतलब ये नई मशीन में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अब आप इसको, आपने मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने इसमें इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब आपका ये मशीन काम करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद आपकी जो ज़रूरत है, जो काम है, उसके हिसाब से आप क्या करो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। आपका रिक्वायरमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो दोस्त अकाउंट से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देख लो, जो भी आप चाहते हो। जैसे एज ए एग्जाम्पल टैली की बात करते हैं, है ना, तो आप इस टैली को क्या करो, अपने मशीन में इंस्टॉल करो, और उसके बाद अपने काम को आप क्या करो, शुरू करो। करते कि नहीं करते? तो जस्ट उसी प्रकार से मेरे दोस्त, आप सभी जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियोस को देख पा रहे हैं, मेरे दोस्त आप भी मेरे लिए एक नई मशीन की तरह हो, और आप इससे पहले जो भी आप फंडा यूज करते थे अपने जीके जीएस को पढ़ने के लिए, तो दोस्त वो आपके अकॉर्डिंग अगर बेस्ट है तो आप उसको यूज कीजिए। परंतु दोस्त, मेरे क्लास का यही एक उद्देश्य है कि सबसे पहले आपको हमारे रेगुलर क्लासेस के लिए क्या किया जाता है तो उस वे में ढाला जाता है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे मेरे क्लासेस का एक और व्यू आप जब देखोगे तो ये सारी चीज़ आपको, जैसे कि आपको मेरे क्लासेस में ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आप नहीं जानते हो। आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप जानते हो, कि मेरे क्लासेस कराने का यही तरीका है कि आपको जो आगे बताना है मेरे दोस्त, उसका व्यू आपको थोड़ा पहले ज़रूर दे दिया जाएगा, ताकि जब उसका नाम लिया जाए या फिर टॉपिक स्टार्ट हो तो आपको ऐसा ना लगे कि इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। अब जैसे एज एग्जाम्पल मान लो आप स्पोर्ट्स का आपने कुछ व्यूज़ आपने देख लिया,
अब ये स्पोर्ट्स जब स्टार्ट होगा, अब उस स्पोर्ट्स में मेरे भाई जब क्रिकेट की बात आएगी, जब रग्बी फुटबॉल की बात आएगी, आइस हॉकी की बात आएगी, तो दोस्त ये आपको अननोन बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो ये मेरे क्लासेस कराने का तरीका है। और सबसे पहले यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मेरे भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, पर हमारे कैंडिडेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स को किस तरह से उन्हें बताया जाए, समझाया जाए, जिससे उनका फीडबैक बेहतर आ सके, लोग इस पर काम नहीं कर पाते, जिसके कारण जितना जल्दी वो क्लासेस ओपन होता है वो बंद होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्त ऐसी प्रॉब्लम हमारी संस्था के साथ ना हो, इसके लिए हमारी संस्था ने पहले ही सारे उन ज़रूरतों को फुलफ़िल कर लिया है जो आगामी समय में आपको दिखने वाली है। तो आपको यहाँ पर कहीं प्रकार का, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, है ना, ऐसा हम मानते हैं। तो दोस्त बस आपका कंटिन्यूटी, आपका साथ आवश्यक है। चलिए अब कुछ भाई के दोस्त कुछ भाइयों के माइंड में होगा कि सर आपने हसीन मासू का साथ लिखा था, ये बता देते तो बेहतर होता, एक ही लाइन में बता देते कुछ मिनट्स में तो बेहतर होता। चलो कोई बात नहीं आपकी दिल की आवाज़ कहीं ना कहीं मेरे कानों तक ज़रूर आती है। आप ऐसा कतई नहीं सोचें कि आपकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, भले आप हमसे दूर हो, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी मेरे बहुत करीब होते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस में, इस स्टूडियो में, यहाँ पर किसी के नहीं होने के बावजूद भी हमें ऐसा फील होता है कि मेरे सारे भाई, मेरे सारे दोस्त, मेरे मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उन्हें कुछ सिखा पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास आपका क्या है? तो यहाँ पे इतिहास एक क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन है। मतलब आप इतिहास एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हो जिसमें आप कहीं से भी किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको बेहतर तरीके से इतिहास पढ़ना है तो मेरे दोस्त आपको इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। अगर क्रमबद्ध नहीं पढ़ते हो तो मेरे दोस्त फिर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ही कर सकती हैं। जैसे अब जो इतिहास नहीं पढ़ा है, अगर उससे मैं पूछूं कि बताओ पहले बिंबिसार या पहले बिंदुसार, तो दोस्त उसका आंसर नहीं आएगा। हाँ, जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं जानता है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने क्रमबद्ध इतिहास नहीं पढ़ा तो यकीन मानो बहुत से सवाल के जवाब ऐसे हैं जो जानने के बाद भी आप नहीं दे पाओगे। हमेशा आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन बना रहेगा कि आंसर, इसका आंसर क्या होता है, क्या होता है। तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन में जीने की आवश्यकता नहीं है।